कॉग्निशन इमोशन है। अगर आपको पिछले स्लाइड से लेना है तो इरैशनैलिटी है और कॉग्निशन इमोशन, अगर दो Largely. इंटरनली आपके अंदर क्या चल रहा है, किस चीज पे डिसीजन मेकिंग, तो एक तो थिंकिंग है, हर एक चीज के बारे में सोच रहे हो, विचार रहे हो, तब डिसीजन पे पहुंच रहे हो, या नहीं सोच रहे हो और तब डिसीजन, तो एक तो कॉग्निटिव वाला बात है। एंड दूसरा इमोशन, जो हमने लक्स और साबुन का ऐड दिया, सारा चीज इमोशनल अपील पे, और तो ये सब अंदरूनी चीज है। और एक चीज जो इंटरनल के बारे में याद रखनी है कि कॉग्निशन एक अलग होता है, इमोशनल अलग, काफी चीजें कॉम्बिनेशन में आती हैं। आपका जो एटीट्यूड फॉर्म होगा साबुन की तरफ, उसमें आप थोड़ा सा प्राइस के बारे में भी सोचेंगे, वो दिमाग से सोच रहे हैं। आप एड देख के भी खरीदेंगे, वो इमोशन पे सोच रहे हैं। लेकिन काफी कुछ इसमें कंबाइन भी होता है। तो जब हम एक्सेस एजेंसी का जैसे एग्जाम्पल दिया था, एक्सेस आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एजेंसी आपका इंटरनल हो गया। एजेंसी इज मुझे यूज करना आता है, मुझे पता है कि कैसे यूज करना है। एक थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर में एक वो कंट्रोल कहते हैं। अगर आपको लगता है आपको अपने एक्शंस पे कंट्रोल है, वो भी काफी एजेंसी के अंडर आता है। वो कंट्रोल आपका कॉग्निशन, लार्जली कॉग्निशन, थोड़ा बहुत इमोशन पे भी आता है। तो ये सब उसके अंडर सब्यूम हो जाता है। एक्सटर्नल में क्या दो है? एक्सटर्नल में है कॉन्टेक्स्ट, जो कि बहुत ब्रॉड है, तो मैं नहीं कवर कर रही, वो इट टेक्स अ होल अदर डे। बहुत सिंपल एग्जांपल है, जो बस्तर में काम करेगा वो राजस्थान का डेजर्ट में नहीं काम करेगा। सो दैट एंड दूसरा एक्सटर्नल इज क्यूज, ट्रिगर्स, जो कि हम इंटरवेंशंस करते हैं। काफी हमारे इंटरवेंशंस क्यूज और ट्रिगर्स के फॉर्म में आते हैं। तो सिगरेट मेरे को छोड़ना है और उसका ट्रिगर हमारे को क्या चीज पसंद आ जाएगा छोड़ने के लिए, और किस दिन हम डिसीजन बना लेंगे छोड़ने का, वो मेरा और किसी और आदमी का सिगरेट छोड़ने का ट्रिगर अलग हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स है। नेक्स्ट, दिस इज डन। ओके, सो बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे काफी लोग एनजीओ से हैं, करेक्ट? और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, प्लीज करेक्ट मी, काफी लोग प्रोग्राम साइकिल के स्टेटस पे चलते हैं। लाइक आपके प्रोग्राम्स रन होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, करेक्ट? तो कोई एक एनजीओ वाले अगर उठ के मेरे को बता सकते हैं आपका जनरल प्रोजेक्ट साइकिल ब्रॉडली दो वर्ड्स में कैसे कैसे जाता है? आपको जैसे अगर एक प्रोजेक्ट मिल गया तो आप कैसे उसको डिजाइन करते हैं? तो ये काफी थ्योरी की पार्ट थी। अभी जो एक्टिविटी होगी उसका थोड़ा सा फाउंडेशन सेट कर रहे हैं, 10 मिनट लगेगा, फिर एक्टिविटी में करेंगे। एनीबडी, कोई यहाँ से प्लीज? बेसिकली सोच से लेके फील्ड में एक प्रोजेक्ट को उतारने का प्रोसेस क्या है? जी, पहले तो हम लोग को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि हमको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के आधार पर हमने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि क्या हमारा उद्देश्य रहेगा, तो इस स्टेटमेंट को, ये प्रॉब्लम को हिंडर करेगा या उसको हम फाइट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव से भी पहले प्रॉब्लम एनालिसिस हो गया जी, और तब ऑब्जेक्टिव, पहला प्रॉब्लम एनालिसिस का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया जाएगा। उसी के आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। बहुत बढ़िया। ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव को फिर उसको बाइफरकेट करके उसका एक्टिविटी डिसाइड करेंगे। एक्टिविटी में क्या क्या इनपुट्स लगेगा, इसको करने के लिए क्या मैन पावर चाहिए हमको, क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगा, और इस एक्टिविटी से करेंगे तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा, बहुत बढ़िया, क्या होना चाहिए। हाँ, इसको करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आउटपुट बोलते हैं और लॉन्ग टर्म में आउटकम बोल सकते हैं उसको। बहुत बढ़िया। आउटकम इज एक्चुअली क्या है, वो बिहेवियरल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। आउटकम मतलब व्यवहार में परिवर्तन आना। क्या बात है। एक्टिविटी के बाद जैसे इनपुट्स हमने लगाते हैं, तो उसके बाद हम एक लॉजिकली उसको फ्रेम करते हैं कि हम ये करेंगे तो ये होगा। हम रिस्क एंड एजम्पशन करते हैं जो लॉजिकल फ्रेमवर्क के अंतर्गत। बहुत बढ़िया, आपने लॉग फ्रेम ही पढ़ा दिया पूरा। हाँ, अब इसके बाद सब हो गया एक्टिविटीज। इसके बाद एक्टिविटी के बाद हम लोग रिस्क एंड एजम्पशन, अगर हम ये हो गया अब उसके बाद एक्टिविटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने स्टेप लिया है, कैसे मोबिलाइज करेंगे लोगों को, कैसे बुलाएंगे, क्या क्या एक्टिविटीज में 100 एक्टिविटीज भी है, करेक्ट, वो सारी चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करने के बाद हम लोग उसको फीडबैक लेंगे कि इस एक्टिविटी क्या एक्चुअल नतीजा क्या आया, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन करेंगे। बहुत बढ़िया। इवैल्यूएशन करने के बाद हमको जो लर्निंग मिलेगा कि हमारे कहाँ कहाँ गलतियां हुआ है, इसको और बेहतर किया जा सकता था क्या, क्या क्या लर्निंग इसमें आया है, उस लर्निंग के ऊपर हम लोग वैल्यू एडिशन करेंगे। नेक्स्ट टाइम उसको रिपीट। बहुत बढ़िया। इनके लिए तो ताली बजा दिया जाए एक बार, मतलब इन्होंने पूरा साइकिल ही बता दिया। हाँ मैडम।
तो ये सर जनरली जो आपने बोला है दिस कवर्स एवरीथिंग, करेक्ट? काफी और लोग भी एनजीओज में काम करते हैं, इसमें कोई स्टेप है जो आप ऐड करेंगे, निकालेंगे? तो आया ना, ऑब्जेक्टिव में आया, उद्देश्य में, और इंडिकेटर मॉनिटरिंग और ये सब में आ गया। ठीक है, और कुछ एनीथिंग? वन बिग पॉइंट इज मिसिंग। अभी भी मिसिंग है, इतना तो भाई ने बोला। एक लास्ट पॉइंट मिसिंग है, मतलब सब करते हैं लेकिन अभी बोलने में भूल रहे हैं। हाँ, ये फीडबैक लूप हो गया आपका, करेक्ट? बजट तो मैं नहीं जा रही, बजट इज अ होल एक्टिविटीज, मतलब एक्टिविटीज डिसाइड करोगे बजट। प्रोग्राम डिजाइन में आ गया, करेक्ट? करेक्ट, वो एक्टिविटी के अंदर हो गया ना, तो इसमें आपका गतिविधि है, बजट, कैपेसिटी बिल्डिंग सब इसमें आ गया, करेक्ट? हाँ हाँ सब आपके, हाँ, मटेरियल एवरीथिंग हियर, करेक्ट? जितना गतिविधि वो सब आ जाएगा। यहाँ पे मिसिंग है, कहाँ मैडम? लास्ट स्टेप, एग्जिट एंड सस्टेनेबिलिटी। अच्छा, हाउ विल योर प्रोग्राम लास्ट जब आप चले गए? तो यही बात तो हम कभी सोचते भी नहीं। यहीं से शुरू करना हम ही है तो दुनिया है, यहीं से शुरू करना है। जस्ट बाय चांस इतने सारे इंटरवेंशंस एक एक इंसान पे, हर ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी एक एक इंसान पे चलती है। अगर वो इंसान गॉड फॉरबिड नहीं रहा या स्टेट चेंज किया है, कहीं गया, प्रोग्राम का क्या होगा फिर? एग्जिट एंड सस्टेनेबिलिटी से शुरू करना है। एनीवे, हम लोग एग्जिट सस्टेनेबिलिटी नहीं डिस्कस कर रहे, स्लाइड, बट हाँ सॉरी, नेक्स्ट। सो ये एक काफी रिसर्च फ्रेमवर्क्स हैं, मैंने अपनी तरफ से 4 डिफाइन किए हैं। ये आपके सारे स्टेप्स इन 4 फ्रेमवर्क्स में आ सकते हैं। आपके शीट्स में देयर इज स्पेस, ताकि आप अपनी तरफ से कैटेगराइज कर सकते हैं। डिफाइन इज जैसे कि फर्स्ट आपका लॉग फ्रेम, आपका थियोरी ऑफ चेंज, आपने अपना बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, आप अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन करती हैं। फिर आप डायग्नोस करेंगे कि हमारा इशू है क्या, हमें करना क्या है, करंट वर्सेस इंटेंडेड क्या है, वाई, जो बैरियर और इंसेंटिव हम कह रहे हैं। अगर हमारे इंटेंडेड बिहेवियर जो कि हम चाहते हैं लोग करें, हम चाहते हैं कि वो इम्यूनाइजेशन कैंप्स जाएं, तो वो क्यों नहीं जा रही हैं, और हम उनको क्या दे सकते हैं कि वो जाएं। तो आप प्रॉब्लम को डायग्नोस कर रही हैं। फिर आप डिजाइन करेंगे, आप अपना प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, अपनी एक्टिविटीज, कैपेसिटी बिल्डिंग एक्टिविटीज, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज क्या चाहिए, बजट, ये पूरा आपका प्रोग्राम डिजाइन होता है। इस डिलीवरी पार्ट में जब आप इंप्लीमेंट करते हैं, आपका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, फीडबैक लूप सब इसमें आता है। एग्जिट एंड सस्टेनेबिलिटी इज जस्ट, वो मेरी तरफ से था, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। हम लोग अभी जो कवर करेंगे इस प्रोग्राम साइकिल में, क्योंकि मैंने जो टीम से बात की है, आज हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे है, राइट? जहां पे हम शुरू करते हैं। अगर हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉलिड नहीं है तो हमारा रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम सफर करेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जितना अच्छा हो सकता है उतना अच्छा शायद ना हो। तो हम ऐसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हमने काफी अभी बात की कि हम बहुत हबड़ा दबड़ी में काम करते हैं, काफी टाइम जल्दी में डिसीजन मेकिंग लेते हैं। इस स्टेज पे थोड़े स्टेजेस हैं, यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया तो आपकी क्वालिटी परसेंटेज में इंक्रीज होगी। तो एग्जाम्पल, इसके बाद एक्सरसाइज है। तो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ एक। हाँ वही बोल रहे, कोई भी एक एग्जाम्पल देता हूँ, फिर कर लेना। मैं 2 साथ इम्यूनाइजेशन बस्तर जिले में, मैं जस्ट बोल रहा हूँ 30% है, या 40% बच्चियों की शादी बस्तर जिले में 18 साल से पहले हो जा रहा है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नहीं है? डायग्नोसिस क्यों होता है, इसका इफेक्ट क्या है, कॉज एंड इफेक्ट, और वो सारा बात डायग्नोसिस में आ गया। डिजाइन, अब प्रॉब्लम मालूम है, कारण मालूम है, कॉज एंड इफेक्ट मालूम है, तो करोगे क्या? तो वो डिजाइन और इंटरवेंशन और ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज और पैसा एंड वो सब डिजाइन में आ गया। और डिलीवरी, ठीक है, सब चीज बना लिया, अब करोगे कैसे? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्या प्लेटफॉर्म्स है आपके पास, कैसे वो जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो इस तरीके से। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में 2 एग्जांपल्स हैं छोटे। एक में मैं आपको
प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगी, फिर हम डिस्कस कर लेंगे, और एक में मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ और आप अज्यूम करना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हम उसको रिवर्स इंजीनियर करेंगे। पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अब ये मेरी एक्सपीरियंस से है, मैंने एक बिहेवियरल नेटवर्क दिल्ली में शुरू किया था 2018 में। अब मेरे चैलेंजेस काफी अराउंड कम्युनिटी बिल्डिंग है, जो कि आपके लिए भी रेलिवेंट है, आप लोगों की काफी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और बिल्डिंग वाली एक्टिविटीज होती हैं। अब ये जो मेरा नेटवर्क है इट इज इनफॉर्मल, इसमें एकेडमिक्स भी हैं, इसमें प्रैक्टिशनर्स भी हैं, सब लोग बैठते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सब लोग अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, सबके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स अलग हैं, तो उनको अलाइनमेंट में लाना बहुत मुश्किल है। तो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस इज वन एग्जाम्पल कि मैंने अपने लिए कैसे फ्रेम किया है। हाउ कैन आई इंक्रीज ट्रस्ट विद इन मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क जो मेरा है, टू बी एबल टू मोर एफिशिएंटली ब्रिज द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड प्रैक्टिशनर्स। एकेडमिक्स, तो इसमें अजम्पशन क्या है, एकेडमिक्स और प्रैक्टिशनर्स का साथ में काम करना बहुत जरूरी है, अभी वो नहीं कर रही हैं। मेरा डायग्नोसिस ये है कि देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट। दिस कम्स फ्रॉम इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स, दोनों के अलग हैं, करेक्ट, दोनों स्टेक होल्डर्स के इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स अलग हैं। तो मैं उस ट्रस्ट को कैसे इंक्रीज करूं, I'll come to, इसमें सारे फीचर्स इंक्लूडेड हैं जो मैंने फीचर्स नीचे लिखे हैं। दिस इज वन एग्जांपल, नाउ विल गो टू द अदर वन, और फिर आप लोग प्लीज आंसर कीजिएगा। बेसिकली एक नेटवर्क ये चलाती है, उसमें दोनों हैं, एकेडमिक्स वाले भी है, पढ़ने लिखने वाले लोग भी हैं, और काम करने वाले लोग भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी है, और दोनों को एक दूसरे पे, इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है कि दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। उनको लगता है ये तो केवल पढ़ाई लिखाई और ये तो फील्ड के बारे में मालूम नहीं है, और आपको लगता है कि इनको तो कुछ थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ही कुछ करते जा रहे हैं। तो वो भी, और सबकी टाइमलाइंस अलग है। अब एकेडमिक आराम से 4 साल में बैठ के अपना रिसर्च पेपर कर सकता है, प्रैक्टिशनर का टर्न अराउंड टाइम 6 महीने का होता है कि प्रोडक्ट को डेवलप करो, डिजाइन करो, टेस्ट करो और आंसर दो। और एकेडमिक तो 4 साल बैठा रहेगा अपनी रिसर्च लेके, मतलब पीएचडी का पेपर लिखेगा, और जेएनयू में तो और ज्यादा। तो बेसिकली दिस इज अ सिस्टम। सो अच्छा, वॉश का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हु हैज वर्कड इन वॉश, सैनिटेशन, हाइजीन? सब किए होंगे, सब किए। वाटर एंड सैनिटेशन में कौन काम नहीं किया? अच्छा किया ना, तो वो वाला एग्जांपल दोगे, वो डिस्गस्ट इमोशन वाला, जो दैट वन मेथड दैट वाज यूज्ड टू रिड्यूस ओडी। हाँ, द वॉक ऑफ शेम वाला एग्जाम्पल पता है? वो हेयर वाला नहीं आता? बाल वाला किसी और को आता है? हाँ, आता है ना? अच्छा, बाल वो एग्जाम्पल दो। दिस इज अ सोल्यूशन बाय द वे टू इनकरेज बिहेवियर चेंज। वाटर एंड सैनिटेशन में ये इंटरवेंशन यूज हुआ था टू अलाउ पीपल टू नॉट गो फॉर ओपन डेफिकेशन। तो सर हमको एग्जाम्पल समझाएंगे, फिर हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। अभी हेलो, काफी दिनों से तो मतलब एक चीज में छोड़िए, जोर से बोलिए। सेंसिटाइजेशन करने जाते हैं तो लोगों कोशिश करते हैं, जैसे एक गिलास पानी है, उसमें अगर जरा से भी हम कुछ डाल देते हैं, कुछ अनवांटेड, तो डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। पानी जो लोग नहाते और ये डेमोस्ट्रेट करते हैं लोगों के बीच में आके कि इसमें थोड़ा सा अगर डाल दे तो चलेगा क्या, मना करेंगे। बाल ऐसे खींच के भी डालते हैं उसमें, पिएंगे क्या? तो लोग ऑटोमेटिकली बोले नहीं, हम नहीं पिएंगे। तो बहुत अच्छा, आप लोगों को यह बता रहे हैं कि शौच अंदर टॉयलेट में जाना चाहिए और करना चाहिए, और ये सालों से नहीं हो रहा है, और एक मीटिंग में आपने अपना बाल खींच के उसको पखाने में डाला और ग्लास का पानी के अंदर वो बाल डाल के उनको पीने दे दिया। तो ये डिस्गस्ट मतलब घृणा, इससे ज्यादा घृणित चीज क्या हो सकता है
कि आप ऐसा किया और वो फटाक से, तो उसका दिमाग में ट्रिगर हो गया, एक छोटा सा आपका एक्टिविटी से उसके दिमाग में वो ट्रिगर हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये इन्होंने बोला कि ये तो इंटरवेंशन था, ये आपका गतिविधि था कि बाल उखाड़ के और एक डेमोन्स्ट्रेशन करना कि उसको पखाने में डाल के और ग्लास पीने का पानी में डाल के और लोगों को ये रिक्वेस्ट करना कि आप पीजिए, तो ये इंटरवेंशन है ना। और ये इंटरवेंशन क्यों था कि सेंस ऑफ डिस्गस्ट, घृणा का भाव मन में आया और उसके चलते शायद टॉयलेट यूज करने लगे। और इसका एक थोड़ा सा लॉजिक, क्योंकि ये थोड़े 2-3 डेमोन्स्ट्रेशन मैंने उड़ीसा में अटेंड किए थे, तो इसका लॉजिक ये है कि बाल का आपका जो पतला सा वो होता है, वो मक्खी का है ना, मक्खी के 6 पैर होते हैं। अब आप एक का पानी में डाल के नहीं पी रहे, अब मक्खी आपका ये इस पे बैठ के आपके घर के अंदर आके पानी और खाने में बैठ रही है, तो आप वो खाना पानी ले लेंगे, लेकिन बाहर सो बेसिकली क्योंकि लोग टॉयलेट यूज नहीं कर रहे थे, वो उसके जो इंटरवीनिंग पीरियड था उस पे उन्होंने बोला था बेसिकली मिट्टी डालना है, ताकि क्योंकि बच्चों को जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं वो इसी वजह से होती हैं। दैट वाज द लॉजिक बेसिकली। तो अगर इसका आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाना होता तो क्या क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इंक्लूड करते, अब ये आप बताएंगे, इसके बाद हम एक्टिविटी में ब्रेकआउट होंगे। ये बाल को पानी में डालना तो गतिविधि था, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? ये उल्टा चल रहा है। मैंने आंसर अभी दे भी दिया थोड़ा सा। हाँ, एक गतिविधि आपको बताया, बट इस गतिविधि प्रॉब्लम क्या है जिसको एड्रेस कर रहे थे ये? हाँ, हाँ? बताओ। अरे बीमारी फैलती है, टॉयलेट का यूज नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसके चलते बीमारी फैल रही है, डिजीज बर्डन बढ़ रहा है। बहुत बड़ी। ये आपका इम्पैक्ट हो, इसके लिए आपका ये इंटरवेंशन है। लेकिन आप इसमें आप किसके लिए कर रहे हैं? नहीं, किन लोगों के लिए? मतलब पुरुष करे बाहर, महिला के वाला अंदर। नहीं, महिलाओं के लिए अलग वो है ना। ये डिफॉल्ट है, कुछ चीज बोलना है महिला। वैसे इट इज मोर डेंजरस, के लिए वैसे ज्यादा डेंजरस। आप किसके लिए ये टारगेट करेंगे इंटरवेंशन? जो लोग टॉयलेट यूज नहीं करते, अच्छा टारगेट ऑडियंस, तो आपका पूरा समाज तो नहीं हो सकता है। बाकी तो अगर आप ये सब, ये तो सबको पता है ना, तो फाइव फाइव करवाने फाइव करवाने वो टीवीज में फंस गए हैं। क्या पूछ रहे हैं, बोले? करेक्ट। हाँ, बहुत बढ़िया। जगह के लिए है, अब आपकी किसी जिला के लिए होगा वो अलग थोड़ा सा दिखेगा, तो ये बट बाकी वाई हमें डिजीज बर्डन बढ़ रहा है, लोग डिजीज बर्डन टॉयलेट नहीं यूज कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्या कर रहे, तो आप कहिए कॉज एंड इफेक्ट वाला व्हाट प्रक्रिया वी हैव टू इम्प्रूव, बेसिकली डिस्गस्ट क्रिएट करना है ताकि लोग इस बिहेवियर में और हाउ इंटरवेंशन। तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हाउ होना हमेशा जरूरी नहीं है, बट बेसिकली काफी इन फैक्टर्स देखिए, आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में ये सब चीजें होनी जरूरी है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी इंक्लूडेड कि आप कैसे करेंगे, किसको टारगेट करेंगे, क्यों करेंगे। अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है तो आप नीचे आप आगे आके कुछ डिफाइन नहीं कर पाए, तो आपका डेफिनेशन प्रोसेस अगर सॉलिड हो गया तो बाकी प्रोग्राम डिजाइन करना है। अच्छा, और लास्ट लाइन, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो एक चीज ध्यान रखना प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते समय, एब्सेंस ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट ए प्रॉब्लम। क्या मतलब हुआ?
और उदाहरण दो एक। करेक्ट, बिकॉज हम लोग बहुत बार इतने सालों से काम कर चुके हैं कि हमें मालूम है सॉल्यूशन क्या है, तो वो सॉल्यूशन नहीं है इसीलिए ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो नहीं होता है। तो एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? वाटर पंप नहीं है इसीलिए खेती का नुकसान हो रहा है। वाटर पंप को आपने सॉल्यूशन माना कि वाटर पंप एक तरह से Absolutely correct. This factor also to be kept in mind. जो मेरे को of all that we have discussed, जो मेरे को essential features लगे हैं, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बारे में जाएंगे, काफी कोर्सेज होते हैं, काफी मटेरियल है, आप पढ़ेंगे, उसमें काफी डिफरेंट चीजें हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक वी नीड टू इंक्लूड। स्कोप बाउंड्री के हिसाब से आपका टारगेट ऑडियंस, आपकी जियोग्राफी और आपका सेक्टर आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में डिफाइंड होना चाहिए। हमने ओपन डेफिकेशन की बात की है, हमने अपने टारगेट ऑडियंस की बात की है और हमने ज्योग्राफी की बात की है। अब अगर हम अनीमिया की बात करते हैं, आईएफए पिल की बात करते हैं, तो आप अपने जिले में या अपनी स्टेट की बात करेंगे, तो आपने अपना बाउंड्री डिफाइन कर लिया है। क्योंकि जैसे कि हमने पहले देखा, कॉन्टेक्स्ट बदल जाएगा। अगर आपकी बाउंड्री ज्यादा बड़ी हुई, आपकी कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे और फैक्टर्स आ जाएंगे। डायरेक्शन, आपको कुछ चीज बढ़ानी है, घटानी है, मेंटेन करनी है। हमको अनीमिया का लेवल घटाना है, आईएफए पिल का रेट बढ़ाना है लोगों में लेने के लिए, या जो लोग इम्यूनाइजेशन के लिए जा रहे हैं वो हमें मेंटेन करना है कि वो स्लिप ना करते जाए। करेक्ट। कैन इट बी मेजर्ड, ये काफी चीज किसी ने इंडिकेटर बोला था यहाँ पे, जो इनपुट आउटपुट आउटकम और इम्पैक्ट वाला जो फ्रेमवर्क है। इंडिकेटर, अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से डिफाइंड है, आपके इंडिकेटर्स उसी में से निकल आएंगे। आप क्या मेजर कर रहे हो? आपने अगर अनीमिया की बात की है, आईएफए पिल एक चीज है, आपकी डाइटरी डाइवर्सिटी एक चीज है, आप आयरन लेवल वुमेन में कैसे और बढ़ा सकती हैं, तो आपके बिहेवियर्स हो गए। आयरन लेवल अगर न्यूट्रिशन से बढ़ाना है, क्या क्या देना है, आटे में डालना है, दाल में डालना है, जैसे भी करना है। For pregnant women are anemic in बस्तर रीजन, तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो सारा कंपोनेंट बोल रहा है, आपने बाउंड्री बता दिया, बस्तर का बात कर रहे हैं, आपका वहां पे मेजरमेंट का बात आ गया कि 40% महिला या 80% महिलाएं अनिमिक है। डायरेक्शन सेट होगा कि आपको उनको उससे ऊपर लाना है। एंड डज इट हैव ए रूम फॉर चेंज, हम महिलाओं को अनिमिक छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते। नहीं, डायरेक्शन का ये भी मतलब है कि जैसे हमने जैसे सर ने पहले भी बोला था, हम कुछ बिहेवियर्स इनकरेज करते हैं, कुछ डिस्करेज करते हैं। तो आपका पॉजिटिव आपका डायरेक्शन क्या है, आपकी इंटरवेंशन का, आपकी गतिविधि का? आप कुछ बढ़ावा देना चाहते हैं किसी चीज को, या किसी चीज को कम करवाना चाहते हैं सोसाइटी में? डायरेक्शन का वो हुआ। और रूम फॉर चेंज, करेक्ट सर ने जैसे बोला, और इतना स्कोप होना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि आपका इंटरवेंशन इतना सॉलिड डिफाइन ना हो जाए, उसमें कुछ रूम हो कि अगर आपको मॉडिफिकेशंस किए, आपका फीडबैक लोग कहाँ से आएगा? आपने अगर प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया और लोगों से आपको फीडबैक आया कि जो आप कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, तो उसमें रूम होना चाहिए कि आप उसको चेंज कर सके। और बेस्ट एग्जांपल है अनीमिया का ही अगर लें, अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दिया 40% महिलाएं अनीमिया की टैबलेट नहीं लेती हैं, अनीमिया टैबलेट क्या है? सॉल्यूशन है, और आपने उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बदल दिया, तो मतलब अनीमिया टैबलेट के अलावा बाकी चीज से भी दूर होता है, नहीं होता है? हाँ, तो आपने अगर प्रॉब्लम ही स्टेटमेंट बना दिया कि 40% महिलाएं अनीमिया का टैबलेट नहीं ले रही हैं, तो इसका मतलब वो सारा इंटरवेंशन तो आप छोड़ दो, वो गांव में और बस्तर में और ये साग में और इसमें आयरन है, उसमें आयरन है, और इस डाइट में उनका लोकल बहुत सारा डाइट है जिसमें ऑलरेडी आयरन है, तो वो भी खाने से तो उनमें आयरन का कंटेंट बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही अनीमिया के बदले प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बना दिया कि महिलाएं आईएफए टैबलेट नहीं खा रही है, तो आपका जब इंटरवेंशन में जाओगे तो आईएफए उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते अनदर वे, बस। एंड ये थोड़े एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप माइंड में रख सकते हैं, बट अगर आपके ये मेजर कवर हो जाएं तो इसमें टाइमलाइन है, क्या आपने कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखा है,
ओ टाइमलाइन मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी। और जो कि बिकॉज आप लोगों के साथ काम करते हैं, आपको पता है लोगों की रियलिटी क्या है, क्या वो खा सकते हैं, क्या वो 2 दिन के वेजेस मिस कर सकते हैं अगर उनका बच्चा बीमार पड़ जाए, ये सब चीजें आपको पता होंगी। ये सब चीजें अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लिखते हुए मन में रख सकते हैं तो वो और रियलिस्टिक हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बेसिकली दैट इज इट, ये एक्टिविटी है। अभी आई थिंक इट इज 2:15, हमारे पास वैसे सिर्फ आधा घंटा है, मैंने आधा घंटा लेकिन एक्टिविटी के लिए रखा था, तो 20 मिनट करेंगे, फिर 10 मिनट प्रेजेंटेशन। हाँ जी। कैन आई सजेस्ट अ डिफरेंट वे, बिकॉज 2 बजे के बाद आई थिंक बहुत डिफिकल्ट। हाँ, तो ऐसा प्लेनरी में 1-2 एग्जांपल ले लो एंड वी जस्ट ट्राई टू डू इट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अभी आधा घंटा फिर हम प्रेजेंटेशन के लिए बुलाएं। जैसे हमने एक अनीमिया का एग्जांपल लिया, ऐसा आप कोई भी एक टॉपिक ले लो। तो अगर जो लोग जैसे बैठे हैं, हाँ। हम 5 मिनट दे दें, आप लोग अपने ग्रुप्स में डिस्कस कर लो, जस्ट एनी वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ओके, है ना? सो मतलब ये अभिषेक वाला ये 3 लाइन जो है, First कोई एक line। टॉपिक सोचिए और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम हाँ जी। स्टेटमेंट, उसके बाद वाला एक, ऐसा 3-3 रो मिलके 5 मिनट थोड़ा बात करो और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताओ। जो यहाँ पे ज्ञान दिया गया है उसके हिसाब से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए जिसमें ये सारी बातों का ध्यान रखे, एंड देन विल ब्रेक फॉर लंच। हाँ बोलिए। क्या चीज को? वो लेवल 2 है, वो डायग्नोसिस में आएगा। हाँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो जितना फैक्चुअल हो सके उतना बढ़िया है। फर्स्ट 3 रोज, नेक्स्ट 3 रोज, इस रो में बहुत है, तो फर्स्ट 2 रोज, फिर अगले 2, फिर वो स्कोप नहीं है इस तरह बैठने का, सीट से निकलो थोड़ा। वर्कशीट में जगह है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। ऐसे थोड़ा खड़ा हो जाइए, बहुत देर बैठे हुए हैं, आपस में बात करके। या अगर आप चाहें आप लोग 5 मिनट के लिए स्टेप आउट करके भी आ सकते हैं। हाँ, बाहर जाके मैदान में बातचीत करके भी आ सकते हैं। 2:15 है, आप प्लीज 2:30 तक मैक्स वापस आ जाइए, फिर हम बंद कर देंगे। This is getting stuffy. That's the good point. दोनों बात कैसे करिए? That's it. That's the last one.
सबको छुट्टी करते हैं। सब आ गए हैं? अगर कोई है जो आप जानते हैं नहीं है यहाँ पे तो उनको प्लीज या तो फोन कर दीजिए। एनीवन एल्स वी आर वेटिंग फॉर? और कोई है सर? अच्छा, पार्टिसिपेंट सारे हैं ना? आई थिंक 2-4 नहीं है शायद। थैंक यू। क्या ये हेल्पफुल था ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन करने के लिए जो हमने 2 स्लाइड में बात की थी? हाँ जी। ओके, जब तक लोग आ रहे हैं आप पढ़ना शुरू कर दो, जिनका है वो पढ़ो। हाँ। क्या है, पढ़िए। पढ़ो सर। हाँ बिंदास बोलो, जोर से बोलो। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मलेरिया की समस्या बस्तर में सबसे अधिक है और इससे 3 से 4% जो इफेक्टेड लोग हैं, जो मलेरिया जिनको हो गया है, उन लोगों का डेथ भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा। क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट? सबसे मलेरिया होना और उसके कारण। हाँ नो, जो लिखे वो पढ़ो ना। यस सर। वो प्रॉब्लम ने रिडक्शन इन prevalence of malaria in what region, whatever region you are saying, and associated death. और अगर कुछ डेटा वेटा है तो वो भी डाल सकते हो। हाँ, वो डेटा मैनेजमेंट का पॉइंट अभी उसमें नहीं है। हाँ, दिस इज फाइन। बिहेवियर इज नॉट आइडेंटिफाइड। ये अगर आप लॉन्गर प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखते हैं, हाँ नहीं, अभी दिस इज ओके फॉर नाउ, इट्स कवरिंग मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। One aspect missing is specifically अगर कोई if there is a specific target audience जो ज्यादा vulnerable है, चाहे अगर बच्चे हैं या women हैं या मैंने अगर है तो, या फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग। और दूसरी चीज, अगर कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है, जैसे सिटीज में वो कहते हैं कि आप ओपन टंकी खुली रख के नहीं छोड़नी, राइट? तो अगर आप थोड़ा लंबा प्रॉब्लम स्टेटमेंट करते हैं तो क्या स्पेसिफिक बिहेवियर चेंज करना चाहेंगे to reduce the prevalence? That's it. इस पे हमने कहा है कि गांव में मतलब मलेरिया के कारण जो वो आप कह रहे हैं, तो विलेजेस जो है, विलेज मोस्टली विलेज में सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। करेक्ट। तो वो भी हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, as long as कोई जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप पूरा पढ़ते हैं उसमें अगर सब है तो मोस्टली कवर। तो एनीवे, जस्ट टू से, अभी तो आपने वो सेकंड जो स्टेटमेंट है दैट इज बेटर एंड दैट इज जेनरिक थिंग। अगर उसको फोकस, हमको ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है मलेरिया के ऊपर एंड इट इज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट, करेक्ट है। अगर हमको बिहेवियरल प्रोजेक्ट पे काम करना है तो हमारा स्टेटमेंट थोड़ा बिहेवियर स्पेसिफिक होगा कि मान लो अब वही फिर सॉल्यूशन और प्रॉब्लम, 40% लोग वहां मच्छरदानी नहीं लगाते, मच्छरदानी इज ए सॉल्यूशन, और नहीं लगाते हैं तो प्रॉब्लम हो गया, ये कभी नहीं करना है। तो आपको मच्छर काटने से या व्हाटएवर उस तरीके से आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना है। तो बिहेवियर स्पेसिफिक अगर जाना होगा तो बिहेवियर स्पेसिफिक। तो लोगों में ऐसा बिहेवियर नहीं है कि या उसके मान लो मच्छरों के काटने से नहीं, वो आपका नेक्स्ट स्टेज में आएगा जब आप डायग्नोस करते हैं, तो कारण और कॉजेस एंड इफेक्ट वहां पे आएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोल ही रहे, स्टेटमेंट लिखना है। 40% लोग बस्तर रीजन या व्हाटएवर में मलेरिया से ग्रसित है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्यों मलेरिया हो रहा है, क्या उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, कितने लोग मर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ऑल दोज बिकम्स योर एनालिसिस पार्ट। बिहेवियरल एस्पेक्ट सो मतलब ये दैट इज ऑलवेज अ चैलेंज। तो अगर हमने इसको ऐसा लिखा तो आप पूरा हेल्थ इश्यू के तरह इसको देख रहे हैं,
तो इसमें हेल्थ का भी इंटरवेंशन आएगा और मतलब सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन का भी इंटरवेंशन आएगा, राइट? अगर से वो ट्रिगर होंगे आपके ट्रिगर में, या जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपकी मच्छरदानी आ गई, इसमें आपके इंटरवेंशंस आ गए। तो बिहेवियरल स्टेटमेंट जो हम कह रहे हैं वो सिर्फ ऑब्जर्व्ड बिहेवियर नहीं है, वो आप जो सोच रहे हैं वो प्रैक्टिस है, वो वन पार्ट ऑफ बिहेवियर है। तो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव जो है, जो आप इसमें डालेंगे, वो सिर्फ ये नहीं है कि लोगों ने मच्छरदानी यूज की कि नहीं की। लोगों के दिमाग में मच्छरों के बारे में अगर वो मच्छरदानी लेने का सोच रहे हैं, वो भी बिहेवियर चेंज है। रिविजिट करो, 60% लोग बस्तर में मलेरिया कैसे होता है इसकी जानकारी नहीं है और उसका बचाव के बारे में भी व्हाटएवर नहीं पता है। अब अगर आपने इसको इस तरीके, अब बिहेवियरल लेंस से और बिहेवियरल प्रोजेक्ट चलाना है तो बेसिकली आपने कुछ तो रिसर्च किया है जो बता रहा है कि 80% लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते और 40% या 100% लोगों को इसका बचाव नहीं मालूम है। अगर आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट इस तरीके से लिखा तो पूरा आपका बिहेवियरल एस्पेक्ट पे इंटरवेंशन हो जाएगा। वील स्टॉप हियर नेक्स्ट। और एक मिनट, बिकॉज अभी एक व्यक्ति ने कंप्लेन किया है कि हमारा बहुत काम था, 5 यहीं बजा देंगे। That team, do you guys have a mic? बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं बनाया। किसके पास है सर? आपके पास? अच्छा, बोलो, चश्मा पहन के बोलो। एक्चुअल में मैं राजेश गोयल कवर्धा से हूँ। मैं कवर्धा क्षेत्र देखता हूँ। हमारे एरिया में ट्राइबल एरिया भी आते हैं जो चिल्फी घाटी तरफ है, बहुत सारे लोग। तो वहाँ एक समस्या है जैसे महुआ का दारू उतारना। हम लोग बहुत बार उनको गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार उनको हमने कई बार समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो लोग महुआ की अधिक मात्रा में दारू उतारना बंद नहीं करते हैं। ये थोड़ा समस्या है। लिखे क्या? एक्चुअल में ज्यादा मात्रा में भी दारू उतारते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा पकड़े भी जाते हैं। उनको बहुत क्षति पहुंचता है। तो समस्या क्या है? तो समस्या है नहीं सर, मेरा कहना है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। अरे फिर वही भैया, समस्या क्या है? ठीक तो बाद में करेंगे। हाँ। समस्या का स्टेटमेंट क्या है? क्या समस्या है? नहीं, दारू छोड़ दो। तो आपका ये निकल आया, आपका वाई निकल आया। लेट हिम आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्चुअल में दारू उतारना भी एक समस्या है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि कभी कभी हमारे जो शहरी के लोग हैं वो लोग भी चले जाते हैं और बहुत दारू पीते हैं। चलो अब बैठ जाओ, है ना? अब बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला बात है, प्रॉब्लम वो मैडम ने कहीं बोला है या नहीं बोला है, आपको समस्या लगता है उससे नहीं मतलब है। समस्या है कि नहीं है उससे मतलब है। और बार बार बोला गया, जब तक वो स्टेटमेंट नहीं लिखोगे कि समस्या क्या है तो समाधान कैसे निकालोगे? जी, इसमें एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा। जैसे आजकल के समय में सभी जगह बच्चों के द्वारा मोबाइल अधिक उपयोग किया जा रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है एक समस्या है। बच्चे मोबाइल ज्यादा देख रहे हैं, नए नए फीचर आ रहे हैं और कुछ भी ओपन करके देख रहे हैं। और अभी दूसरा समस्या पे आ गए। जी, दूसरा है ये। तो अब अगर इसको बैठ जाओ जी। दूसरा मतलब हम दारू वाला को ले तो 80% लोग दारू के दुष्प्रभाव से कुछ करेक्ट हो रहा है बस्तर में या जहां पे भी। वो एक समस्या का स्टेटमेंट हो गया, तो उसमें आपने रीजन बता दिया, ये बता दिया दुष्प्रभाव हो रहा है और तभी उसका बच्चा वाला ये तो रिसर्च है। एक्चुअली बोलता है 80% या 90% स्क्रीन टाइम है, मतलब 80-90% समय वो स्क्रीन पे है और उसके चलते इरिटेशन और उनका कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट होगा कि रायपुर के 80% बच्चे अपना 90% टाइम स्क्रीन पे बिता रहे, जिसके चलते व्हाटएवर चिड़चिड़ापन, या रायपुर में 80% बच्चों के बीच में चिड़चिड़ापन का स्वभाव बढ़ गया क्योंकि 90% उनका स्क्रीन टाइम। सर, इसको जैसे सर कह रहे हैं, अगर आप रिफ्रेम करेंगे, अगर आपके पास परसेंटेज है, नंबर है, कुछ आपके पास डेटा है जहां से आप शुरू करते हैं, फिर आप उसको मेजर भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटरवेंशन किया, क्या वो नंबर बढ़ा है, घटा है, सेम रहा है, वो मेजरमेंट के लिए जरूरी है। इस स्टेटमेंट में हम फैक्ट से स्टार्ट करेंगे। किसी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कोई WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट है, तो फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट हमने डाला और ये सब आपने वाई बोल दिया,
हु बोल दिया, व्हाट बोल दिया, ये तीनों चीजें अगर अभी हमारे पास नहीं भी हैं, हमने डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया बट वो इजी था, मेजरमेंट मिसिंग था, मेजरमेंट इज बिग पार्ट। इस जो सब आपने बोला उसमें मेजरमेंट सबसे ज्यादा मिसिंग था, टारगेट ऑडियंस था, सेक्टर था, बिहेवियर भी था। तो स्टेज 2 में जब आप प्रोजेक्ट का डिजाइन करोगे तो बोलोगे हम 40% कम कर देंगे, 20% कम कर देंगे, स्क्रीन टाइम हम 90% से ले आके 40% पे ले आएंगे, 20% 5 साल में ले आएंगे, तो वो डायरेक्शन और मेजरमेंट। नेक्स्ट सर एक और भी मेरा last है। नहीं बाहर टाइम नहीं है सर, खाने में बात खाने करेंगे, हेल्थ को लेकर तुम्हारे साथ बात करेंगे खाने सर से। खाने के टाइम पे से सबका थोड़ा लेट हो रहा है, आ जाओ। सॉरी सॉरी। हाँ जी बहुत बढ़िया, वही लिख। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बोलो, क्या लिखे हो? ये कारण है। प्रॉब्लम क्या है? रूढ़िवादिता कारण है, बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? कहाँ का बात कर रहे हो? हाँ, तो छत्तीसगढ़ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का स्तर 60% या 40% या 20% है। दिस इज ए प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ये अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तब बोलोगे रूढ़िवादिता हो, जितना वो लिखे हो चार्ट पेपर में वो सब कारण है और उसके चलते क्या हो रहा है वो उसका इफेक्ट है। बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि छत्तीसगढ़ के 80% सुदूर गांव ग्रामों में टीकाकरण का स्तर 20%, 10%, 50%, वॉट एवर, दैट इज ए स्टेटमेंट। वो स्टेटमेंट कारण, और फिर अब इसका बोलो कारण क्या है, तो वो सब आएगा जो जितना सारा। वो जो लेवल 2 पे सर कह रहे हैं ना, हम पता करते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। पीछे वाले स्लाइड पे जाओगे, वो दूसरा, वो नेक्स्ट स्टेप है। और पीछे और पीछे, और तो ये पहला बोला डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या है, उसके और बाद सबसे बड़ा चैलेंज है प्रॉब्लम सही से नहीं डिफाइन करोगे सॉल्यूशन कभी नहीं आओ। और तब दूसरा स्टेप है डायग्नोज। तो आप जो बोलना शुरू किए रूढ़िवादिता और ये वो डायग्नोसिस पे चले गए, बट स्टेटमेंट क्या है? ठीक है, नेक्स्ट। और कोई किसी का है? हाँ जी, वाह, बाल यौन शोषण एक जो प्रॉब्लम है वो दुर्ग संभाग, या मैं राजनांदगांव से हूं तो राजनांदगांव कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, उसको मैं कुछ जोड़ने की कोशिश करूंगा इसमें कि पॉक्सो एक्ट 2012 में आया और मेरे पास आंकड़े हैं 2012 से लेके सितंबर 2022 तक के। इसमें कुछ चीज देखने मिलेगी कि 2012 में गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है ये जीरो। स्टेटमेंट बताइए प्रॉब्लम बाल यौन शोषण है। हाँ, बट उसको जो ऐसा मैडम ने बोला बाल यौन शोषण, तो इससे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। बाल यौन शोषण उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलिए ना। आप बच्चों की बात अभी मान लो, अभी हमने बोला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आपने बोला गरीबी, ठीक है। अब गरीबी तो कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह लग नहीं रहा। गरीबी किसका, कहाँ, क्यों, ये सब कुछ नहीं है। बाल यौन शोषण, तो बाल का यौन शोषण हो रहा है, ये क्लियर। कहाँ हो रहा है? हाँ, उस पे मैं आ रहा था। मैं राजनांदगांव जिले, तो एक स्टेटमेंट बताइए वैसा। हाँ, राजनांदगांव जिले में, हाँ, राजनांदगांव जिले में 2012 से लेके 2022 तक बहुत से बच्चों का बाल यौन शोषण हुआ है। हाँ, अब वो बहुत को अगर कोई डेटा है, हाँ, कि 20% इंक्रीज हुआ, 80% इंक्रीज हुआ, या अब इसमें 60% बच्चों का। इसमें इतना ज्यादा काम हम लोग कर नहीं पाए, तो मैं जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कम समय में रख दूं। 2012 से पॉक्सो एक्ट लागू हुआ, 2012 में जीरो आंकड़ा था, 2013 में जीरो था। अब देखिए जैसे जैसे पॉक्सो की जागरूकता बढ़ी लोगों में, उस प्रकार से केस भी बढ़ने लगे। ऐसा नहीं था कि 2012 में
उस तरीके की घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन आंकड़े जीरो बता रहे थे। 2013 में जीरो। अब पॉक्सो 2012 में आया, जागरूकता फैली, ट्रेनिंग हुई, मीटिंग हुई, पोस्टर पॉम्पलेट लगे। उसके बाद देखिए आप 2014 में 3 है, 2015 में 2 है, 2016 में 9, 17 में 32, 18 में 38, 19 में 95 और 20 में 136 केस पॉक्सो के दर्ज किए गए एक जिले में। अब देखिए उस समय 2021 में लॉकडाउन लग गया था, वो केस पूरे कम हो गए, वो हो गए 65। सिर्फ कारण वही था कि बच्चे घर से नहीं निकले, लोग घर से नहीं निकले, या कुछ घटनाएं हुई होंगी तो दर्ज तो नहीं हुए। एनीवे तो बहुत अच्छा। अभी आपने जितना बोला, समय का कमी है जी। आप जितना चीज बोले उसमें ये समझ में आ रहा है कि रिपोर्टिंग जो है वो बहुत बड़ा इशू। यौन शोषण तो हो ही रहा है, आपका कहने और सारा एग्जाम्पल का यही मतलब है कि यौन शोषण 2003 में भी हो रहा था, 12 में भी हो रहा, 18 में भी हो रहा, 22 में भी हो रहा है, लेकिन रिपोर्टिंग बढ़ता घटता रहा है। और ये सब तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो सकता है, अगर उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में बोले, कि बाल यौन शोषण पे किसी राजनंद गांव में एक कंप्लीट साइलेंस की स्थिति है। मतलब उस पे कोई बातचीत नहीं करना चाहता है, कोई रिपोर्ट नहीं करना चाहता है, कोई उस पे एक्शन नहीं लेना चाहता है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, और तब आप उसका एनालिसिस करेंगे क्यों, तो फिर वो सब सारे चीजें बातें। नेक्स्ट कोई और बचा है? एनीवन एल्स? ओके, लेट्स गो ओके, स्लाइड एंड में लेके जाइए। यही था आज तक का थोड़ा सा वो 11, स्लाइड 11, लास्ट 11, हाँ। तो इससे पहले कि हम रिफ्लेक्शन पे जाएं, कोई क्वेश्चन, कुछ एनीथिंग टू क्लैरिफाई? नथिंग। तो एक एक क्वेश्चन कोई एक उठ के अगर बता सकते हैं, इसमें से ऐसा क्या था जो आप ऑलरेडी जानते थे? कोई बताना चाहेगा? बहुत कुछ था, ये सब आप ऑलरेडी कर रहे हैं वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं था। एनीवन? मैम, अभी हमने बात की थी बाहर। तो जैसा कि आपने बोला, वो पूरे प्रोजेक्ट साइकिल को आपने डिफाइन कर लिया। हम प्रॉब्लम एनालिसिस करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, तो ये आप जानते ही थे ना, मतलब इसमें नया कुछ नहीं था। आपके लिए सबसे नया क्या चीज थी? कुछ नहीं। अलग है वो, अलग है। वेरी गुड। वो लेंसेज मेरे लिए भी नया था, कि चीजों को देखने का नजरिया, तो उस नजर से देखने। ओके, अभी 2 घंटे हो गए हैं जब से मैंने बहुत खड़े होके जबर जबर कर लिया। क्या आपको अभी एंड तक क्या एक चीज है जो याद है? 6 लेंसेज थे, 6 में से एक भी याद? वैसे आपकी वर्कशीट में मैंने 3 लिखे हैं ब्लैंक्स, मुझे पता था वैसे ही सबको 6 नहीं याद रहेंगे, अगर 3 भी याद रह गए तो। बट एनीवे, पूरे सेशन में से कोई भी एक चीज जो अभी भी आपको याद है, जो आपको पता है आप बाहर जाएंगे तो आपको कल भी याद रहेगी। एनीथिंग? स्टेटमेंट का हिंदी क्या है? वाक्य, वक्तव्य, वक्तव्य की वाक्य, वक्तव्य। वाक्य तो वक्तव्य मतलब पूरा एक सेंटेंस हो। गरीबी, अब गरीबी बोलने से प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है। अरे कहाँ गरीबी है, किसके पास गरीबी है, सुखाड़, तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है, तो पूरा प्रॉब्लम। आप सब ना काम करने वाले सेक्टर में है, जो लोग गरीबी बोलते हैं वो टीवी पे खड़े होके गरीबी बोलते हैं, क्योंकि कोई उनसे खड़े होके आगे पूछता नहीं है। लेकिन अगर हमको काम करना है उसको मिटाने के लिए, तो फिर हमें और एकदम शॉर्ट उसको स्पेसिफिक करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा क्या समझ में नहीं आया? 6 लेंसेज? हाँ, सब समझ आ गया? अब अगला सेशन सर आप देंगे, मैं बैठूंगी वहां पे। नहीं
करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी क्या चीज है जो आप ज्यादा करना चाहेंगे? इसमें से अगर आप कुछ वापस लेके जा रहे हैं, चाहे अपने काम में या अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में, ऐसी कोई चीज है जो आप ज्यादा ध्यान में रखेंगे करते हुए? यस मैम। ये बेस्ट चीज है, क्योंकि मैंने जितनी 10 साल में बिहेवियर साइंस सीखी है वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके सीखी है। तो मैम ने एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन भी आंसर कर दिया, हाउ विल यू अप्लाई दिस इन योर लाइफ। तो मैं अपना छोटा एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं सुबह एक्सरसाइज ना करूँ, फिर मैं पूरे दिन नहीं करती, तो मैं रात को अपने कपड़े निकाल के, जूते निकाल के, ताकि आंखें खोल के फर्स्ट थिंग करके खत्म करो, क्योंकि पता है कि शाम तक कोई एनर्जी नहीं बचेगी। तो ये आप अपना एनवायरनमेंट ऐसे डिजाइन करते हो ताकि आपके बाकी के चॉइसेस घट जाएं। जो आपको चॉइस बनानी है आप वही चॉइस बनाएं। तो एक ये चीज है, बट आई जस्ट वांट टू क्लोज विद 2 थॉट्स। वन इज बिहेवियरल साइंस का मतलब बिहेवियर, वी टॉक अबाउट ह्यूमन। सबसे पहले आंसर किसी ने ह्यूमन दिया था बिहेवियरल साइंस में। एवरीथिंग हैज टू स्टार्ट विथ पीपल। सिस्टम प्रोसेस डिजाइन करने वाले भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो भी इंसान है। हम सब में जो खामियां हैं वो आगे वाले में भी वो खामियां हैं, और जो हमारे प्रोग्राम इवैल्यूएट कर रहे हैं उनमें भी वो खामियां हैं। तो अगर हम यही इंसानियत अगर हम हर चीज में याद रखें तो प्रोग्राम डिजाइन बिकम्स मोर रियलिस्टिक। थोड़ा सा जो हम गैप आता है कि हमने डिजाइन कर दिया बहुत अच्छा, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्योंकि हम कभी कभी बहुत ऐसे असम्पशंस कर देते हैं कि इंसान बहुत रैशनल डिसीजन लेगा। एंड द सेकेंड थिंग इज ओनली दैट बिहेवियरल लेंस इज धीरे धीरे करके प्रैक्टिस, हर चीज में प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा बढ़ता रहता है, काम में, पर्सनल लाइफ में, हर चीज में। सो इट टेक्स टाइम, बट आई होप दिस इज अ गुड प्लेस फॉर यू टू स्टार्ट। थैंक यू। आई एम सॉरी आई टुक अ लिटिल लॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा सेशन रहा और काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा। इस दौरान देवयानी मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां, और उस साथ में सर के लिए भी तालियां, क्योंकि उन्होंने उस चीज को और अच्छे से आप लोगों को बताया। तो आज के इस प्रोग्राम के स्मृति बहुत अच्छी आप लेके जाएं। इसके लिए मैडम को स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं श्री मंगल पांडे जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और मैडम को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। श्री मंगल पांडे जी। और इस बीच तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे प्रोग्राम के किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, कितना अच्छा कार्यक्रम रहा, आप सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा। इस बीच पूरी इस बात को हमारे बीच रखने वाले हैं आदरणीय अभिषेक सर। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अंतिम उद्बोधन इस विषय पर दें। धन्यवाद। अंतिम नहीं, ये प्रारंभ है आज के सेशन के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं औपचारिकता में समय व्यर्थ नहीं करूंगा, हमारे और खाने के बीच में ये कुछ मिनट कीमती हैं।
लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात मैं रखना चाहता हूं, जो विपिन जी ने अभी कहा, सही में मैं इसको एक नई शुरुआत की तरह देख रहा हूं। और जो इंथुजियाज्म आप लोगों ने, मतलब ये हम लोग एक इतने बड़े विषय पे बात कर रहे हैं, मतलब जिस विषय पे नोबेल प्राइज मिला है, और उस विषय को हम 2 घंटे में समेट दें ऐसा संभव नहीं है, या 1.5 दिन के कार्यक्रम में समेट दें ये संभव नहीं है। आइडिया ये था कि एक इंट्रो हो, पहचान हो, जान पहचान हो, दोस्ती आगे होते रहेगी। तो ये शुरुआत है, आप हमारे साथ जुड़े हुए अलायंस के सदस्य के तौर पे, और इस क्रम में आगे कई मौके मिलेंगे जब हम इस तरह के कार्य करेंगे। लेकिन यहाँ से जो मैं फिर पहले दिन से मैं यही बात कर रहा हूँ कल से, कि चैलेंज की तरह आप लीजिए, और आपके जो कार्यक्रम आपने बाहर पोस्टर बनाए हैं उसमें अब वापस प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए, उन चश्मों को लगाइए और उसको देखने की कोशिश कीजिए कि क्या बेहतर कर सकते हैं। बीच बीच में कुछ जरूरत होगा तो हम लोग भी जुड़ेंगे, और हमारे साथ जो रिसोर्सेस हैं, जो रिसोर्स पर्सन हैं, हम लोग डायरेक्टली सारे लोग दिव्यानी जी के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम लोग फिल्टर करके कुछ फीडबैक कभी लेना हुआ, कभी ऑनलाइन डिस्कशन हुआ, तो हम लोग वो रिसोर्सेस भी पहुंच सकते हैं। और फिर मेरा खत्म आज के कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले यही अनुरोध होगा कि इसको यहां से हम शुरुआत करते हैं और एक्शन की बात करते हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बदलाव लेके दिखाइए, और एक मॉडल क्रिएट करके दिखाइए कि अगले 6 महीने में आप दिव्यानी की जगह पे यहाँ रिसोर्स पर्सन हो और आप बाकी लोगों को बता सके। वो गणित, जो साइंस आपने यहाँ टच किया है, हम लोग रिसोर्सेस, उन्होंने भी बोला हम रिसोर्सेस जो होगा उपलब्ध कराएंगे, और आगे हम लोग कई अन्य माध्यमों से भी मिलेंगे। तो आप रिसोर्स पर्सन बने छत्तीसगढ़ में, और अन्य साथी संस्थाओं को भी इतना इनेबल करें और उनको एम्पावर करें। यही मेरी विनती है आप सभी से, और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ संजय जी एंड देवजानी जी, दिव्यानी जी, ये पार्टनर जो हमारे साथ जो भी यहाँ पे जुड़े हैं, मैं वापस उस कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कि ये सभी लोग निस्वार्थ भावना से जुड़े हैं। ये कोई यूनिसेफ के पार्टनर नहीं है। यूनिसेफ जो 20-25 संस्थाओं के साथ काम कर रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, यहाँ पे उनमें से कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो ये कमिटमेंट दिखाता है, और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और आगे हम लोग साथ मिलके जो तकनीकी सहयोग है वो आपके साथ हमेशा जुड़ा हो रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये कमिटमेंट दर्शाता है। हम लोग इसी कमिटमेंट को, आपके कार्य को रिफाइन करिए। और मैं छत्तीसगढ़ से नहीं हूं, लेकिन मेरा अभी कर्म भूमि है। तो मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मैं जाऊं छत्तीसगढ़ छोड़ के, तो कम से कम यहाँ पे एक लीगेसी छोड़ के जाऊं कि ऐसी संस्थाओं में कम से कम कुछ संस्थाएं ऐसी थी जिनको मैंने एक एम्पावरमेंट किया, और वो आज एक दूसरे पायदान पे पहुंच गई हैं या और आगे बढ़ गई हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद।